Hi everyone, so I welcome you all to this PT365 Polity series. So we have completed two topics till now. So let us move on to our third topic, that is center-state relations. So इसका पहला topic है sixth schedule. So why was this in news? Arunachal Pradesh Assembly unanimously passed a resolution for the entire state to be included in the sixth schedule of the Constitution. तो recently अरुणाचल प्रदेश ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि पूरी की पूरी स्टेट को सिक्स शेड्यूल के अंदर आना चाहिए. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द बैकग्राउंड. Earlier state government had also demanded to amend the constitution and waive Article 371H and put Arunachal Pradesh under the provisions of Article 371A and Article 371G in line with Nagaland and Mizoram. Now let us see कि Article 371 क्या है. Article 371 to Article 371J of the Constitution contains special provision for 11 states. So 11 states के लिए कुछ special provisions है to meet the aspirations to protect the cultural and economic interests of the tribal and local people of the states or to deal with the disturbed law and order condition in some parts of the states. तो ये किस लिए है? ये 11 states के लिए है ताकि जितने भी एस्पिरेशंस है उनको मीट किया जा सके. कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जितने भी ट्राइबल या लोकल पीपल उस पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं उनके कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाया जा सके और जो भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब्ड है वहाँ पर या जो भी स्टेट के कुछ पार्ट्स में कंडीशन बेकार है उनको ठीक किया जा सके. So Article 371A and Article 371G, it provides a special protection with respect to religious and social practices. तो 371A और G में religious और social practices के लिए special protection दी गई है. Customary laws, rights to ownership and transfer of land to the tribal people and the state of Nagaland and Mizoram respectively. So A and G. A is for Nagaland, 371A is for Nagaland, 371G is of Mizoram. Under Article 371H, the state governor has a special responsibility with respect to law and order in the state and in the discharge of the function in relation thereto. तो 371H के अंदर जो स्टेट का गवर्नर होता है उनके पास ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और जितने भी फंक्शंस हैं वहाँ से रिलेटेड उनको डिस्चार्ज करें. एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट टाइम पे अरुणाचल प्रदेश हैज़ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, that is BEFR Act of 1873, which prohibits all the citizens of India entering Arunachal Pradesh without a valid inner line permit. तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR Act 1873 का लागू है, जिसमें इनर लाइन परमिट के बिना, मतलब अगर किसी के पास भी इनर लाइन परमिट नहीं है तो वो अरुणाचल में एंटर नहीं कर सकते. नाउ व्हाट इज इनर लाइन परमिट? इनर लाइन परमिट इज अ डॉक्यूमेंट. ये एक डॉक्यूमेंट है जो इंडियन सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो विजिट यहाँ पे स्टे कर सके उस स्टेट में जिसको भी इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंडर प्रोटेक्ट मतलब बचाया गया है. इट इज़ एन ब्रिटिश एरा रेगुलेशन. तो ब्रिटिश एरा के टाइम पर ये रेगुलेशन था. अंडर दिस BEFR Act of 1873 फॉर द क्राउन जोन कमर्शियल इंटरेस्ट. तो ये क्राउन के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ये एक्ट बनाया गया था. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन एंड लेटली मणिपुर वॉज एडेड. पहले ये 3 स्टेट्स थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, उसके बाद मणिपुर को भी ऐड किया गया. फॉरेनर्स के लिए परमिट है. एवरी फॉरेनर एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ भूटान, भूटान के सिटीजन के अलावा, हु डिजायर्स टू एंटर एंड स्टे इन द प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया, उनको एक स्पेशल परमिट चाहिए जिसे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कहते हैं, किसी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तभी वो इन स्टेट्स में एंटर कर सकते हैं. नाउ अब अरुणाचल प्रदेश की ये डिमांड है कि उसकी पूरी स्टेट को सिक्स शेड्यूल में लाया जाए. तो क्यों लाया जाए, सबसे पहले ये देखना है. सिक्स शेड्यूल में चार स्टेट्स हैं, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नाउ लेट्स सी. Sixth schedule to the constitution provides power to tribal communities to administer the tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram under the provisions of Article 242(2) and 275(1) of the Constitution. So, सिक्स शेड्यूल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पावर है कि वो अपने ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों स्टेट्स में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको एडमिनिस्टर कर सके. ये पावर उन्हें आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) के अंडर दी गई है. आर्टिकल 244 ऑफ the constitution provides special system of administration for certain areas which are designated as scheduled areas and tribal areas. तो 244 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है ये स्पेशल सिस्टम प्रोवाइड करता है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के. वेयर एज आर्टिकल 275 मेक्स प्रोविजन फॉर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स. आर्टिकल 275 के अंडर ये प्रोविजन दिए गए हैं कि स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अलाउ किए जाएंगे टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो CFI से जो
ग्रांट्स हैं वो चार्ज करे जाएंगे एंड सच ग्रांट्स ऑल्सो इंक्लूड स्पेसिफिक ग्रांट्स जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर को प्रमोट कर सके और जो शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लेवल को बढ़ा सके, उसके लिए भी यहाँ से स्पेशल ग्रांट्स दिए जाते हैं. More to know, there are some points to include Arunachal Pradesh in the 6th schedule requires constitutional amendment. सबसे पहली बात, outside the Article 368, National Commission for Scheduled Tribes जो Article 338A के अंडर है, they has the recommended that Union Territory of Ladakh to be declared as tribal area under the 6th schedule of the Constitution. तो National Commission of the for the Scheduled Tribe is a constitutional body under Article 338A. उन्होंने recommend किया है कि लद्दाख को भी 6th schedule के अंदर डालना चाहिए. Also, Citizenship Amendment Act exempts 6th schedule areas and inner line permits. So Citizenship Amendment Acts जो है वो 6th schedule areas और inner line permit areas जो है वहाँ पर लागू नहीं होते हैं. So what are the advantages of 6th schedule? See, 6th schedule के लिए one second, here is a point, right? नॉर्थ ईस्ट के एरिया जो है वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स रजिस्टर्ड हैं. असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी एंग्लोंग, ये सारी ट्राइब्स हैं, उनके नाम से ही हैं. दिमा हसाओ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. मेघालय में गारो, जैंतिया एंड खासी 3 मेन ट्राइब्स हैं. त्रिपुरा इज त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज फॉर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. मिजोरम इज चकमा, लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. Okay, so what are the advantages of schedule? Autonomous District Council ADC, 26 elected plus 4 nominated members by the governor for 5 terms. Total is 30 members होते हैं इसमें. And these autonomous region are divided by the governor among the different STs. तो governors अलग अलग scheduled tribes में इनको divide करते हैं. What are the power of this autonomous district council? Legislative power, the power with the governor's due approval, power to limit center states act by the governor's approval. यहाँ पर legislative power जो है वो गवर्नर के पास ज़्यादा है, उनके गवर्नर का अप्रूवल हर चीज़ में ज़रूरी है और सेंटर और स्टेट के कोई भी एक्ट गवर्नर के अप्रूवल के बिना लागू नहीं हो सकते. सेकेंड इज टैक्स रेवेन्यू, कलेक्शन एंड ग्रांट्स इन एड फ्रॉम दी CFI. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट मिलते हैं एंड कलेक्शंस जो है वो भी यहाँ से है. थर्ड इज रेगुलेटरी पावर्स, सो स्कूल्स, डिस्पेंसरी, मार्केट्स, रोड्स, ये जितने भी और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे पावर्स जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंदर है. एज वेल एज जुडिशियल पावर्स, विलेज कोर्ट्स टू द ट्राइबल केसेस टू ट्रायल द ट्राइबल केसेस एंड हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नर. तो हाई कोर्ट का जो भी जुरिसडिक्शन है उसको गवर्नर स्पेसिफाई जरूर करेंगे. नाउ हियर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, द कंपैरिजन ऑफ 5th शेड्यूल टू द 6th शेड्यूल. 5th शेड्यूल इज एप्लीकेबल इन आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, HP, MP, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान. तो उसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, आंध्रा एंड तेलंगाना साउथ में है. उसके बाद ओनली नॉर्थ इज फॉर HP. नॉर्थ HP में मतलब हिमाचल प्रदेश का नॉर्थ स्टेट है. छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, ओडिशा, ये सारा एक बेल्ट में है. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वेस्टर्न साइड में है. सो छत्तीसगढ़, MP, यहाँ पर ट्राइब्स हैं, झारखंड में ट्राइब्स है, ओडिशा में ट्राइब्स है. तो यहाँ पर तो पता ही है कि छत्तीसगढ़, MP, झारखंड और ओडिशा में ट्राइब्स हैं. वेयर एज जो वेस्टर्न बेल्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये भी 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं. 6th शेड्यूल में 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं AM/TM, बट ये याद रखना है कि मणिपुर नहीं है, ठीक है, मणिपुर नहीं है. तो A वाला नहीं है, E और I है, ठीक है, E और I ये वाले M's हैं. काउंसिल क्रिएशन बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे 5th शेड्यूल में कैसे काउंसिल बनेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से एक्ट आएगा और काउंसिल बन जाएगा. 6th शेड्यूल में क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं. ऑटोनॉमी अगर देखा जाए तो 5th शेड्यूल में ऑटोनॉमी इस यहाँ पर कहाँ से आती है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज और एक्ट 1996 से इनको ऑटोनॉमी मिलती है. सेल्फ गवर्नेंस टू द ग्राम सभा जो है वहाँ से सेल्फ गवर्नेंस करेंगे जो भी लोग 5th शेड्यूल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए. वेयर एज 6th शेड्यूल में ग्रेटर ऑटोनॉमी है 5th शेड्यूल से. 5th शेड्यूल की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पावर्स हैं, एज वेल एज दे हैव मच वाइडर पावर्स. 5th शेड्यूल में क्या है कि सिर्फ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पावर है. और यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमने देखा कि काफ़ी सारी पावर्स हैं, सच एज लेजिस्लेटिव, टैक्स रेवेन्यू, रेगुलेटरी एंड जुडिशियल पावर्स एज वेल. Now let us move on to our next news, that is borrowing powers of the center and the state government. तो state और central government की borrowing power क्या क्या है. Now central government increased the borrowing limit from the states to 5% of their gross domestic product in 2021 from 3%. तो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास 3% की लिमिट थी, अब उनकी 5% की लिमिट है.
Now let us see the comparison of borrowing powers of the center and the state governments. Constitutional provisions क्या है? Under Article 292, central government has unrestricted power to borrow subject to limit set by the parliament. तो 292 आर्टिकल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो कहीं से भी पैसे उठा सकते हैं, लेकिन लिमिट पार्लियामेंट ने सेट करी हुई है. अंडर आर्टिकल 292 एज वेल द पावर इज लिमिटेड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे पावर जो है वो लिमिटेड है, और वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से. टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दे कैन बोरो डोमेस्टिकली एज वेल एज अब्रॉड, बट स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली रेज द लोन डोमेस्टिकली. और अगर स्टेट गवर्नमेंट को इन केस अब्रॉड से पैसे लेने भी है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है. इसके और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. वेयर एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए दे कैन बोरो अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट को बोरो करना है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी रख के ही वो बोरो कर सकते हैं. एज वेल एज दे कैन नॉट रेज लोन्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस लोन इज ड्यू विद द सेंटर. अगर सेंटर के पास पुराना कोई लोन बचा है जो कि स्टेट ने नहीं चुकाया है, तो वो नया लोन नहीं ले सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट. And also consolidated sinking fund recently with revenue sources drying up due to the lockdown. तो revenue sources जो है वो कम हो रहे थे, expenditure तो ज़्यादा हो ही रहा था, तो states wants the center to relax the norm regarding the using of the money accumulated in this consolidated sinking fund. तो state ने बोला कि आप प्लीज़ हमारा जो norms हैं यहाँ पे थोड़े से कम कर दिए. कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है ये 1919-2000 के टाइम पे आरबीआई के अंडर बनाया था टू मीट द रिडेम्पशन ऑफ मार्केट लोन्स ऑफ द स्टेट्स. तो जो स्टेट्स के मार्केट लोन्स हैं उनको रिडेम्प कम करने के लिए. इट इज़ अ रिजर्व फंड जो स्टेट्स ने क्रिएट किया है फॉर एमोरिटाइजेशन ऑफ देयर डेट ऑब्लिगेशंस. स्टेट गवर्नमेंट्स इसको मेंटेन करके रखते हैं आरबीआई के पास एज अ बफर, कि जब भी उनके मतलब लायबिलिटीज़ है, जो मतलब जिस भी लोन को वो लायबल है पे करने के लिए और वो पे नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी न किसी डेफिसिट की वजह से, तो वो इस फंड से पैसा निकाल के रीपे कर सकते हैं. अंडर दिस स्कीम स्टेट गवर्नमेंट कुड कंट्रीब्यूट 1 to 3% ऑफ देयर एनुअल आउटस्टैंडिंग डेट लायबिलिटीज टू द फंड. तो इस स्कीम के अंडर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट 1 से लेकर 3% उनका एक साल का जितना भी डेट लायबिलिटी है इस फंड में डाल सकते हैं, ताकि वो बफर की तरह इसे क्रिएट कर सकें. इनिशियली 11 स्टेट सेटअप दिस सिंकिंग फंड. लेटर 12th फाइनेंस कमीशन जो कि 2005-2010 में आया था, इसने रेकमेंड किया था कि सारे स्टेट्स को ये सिंकिंग फंड बनाना चाहिए ताकि वो अपने लोन्स के लिए एक बफर रख सकें, इंक्लूडिंग द लोन्स जो उन्होंने बैंक से लिए हैं, या फिर जो भी उनके नेशनल स्मॉल सेविंग फंड की लायबिलिटीज़ हैं, या फिर कहीं से भी उन्होंने पैसा लिया है उसको बफर के तौर पे रख सकते हैं. द फंड इज मेंटेन्ड आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स. तो इसके बाहर है एंड इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस. इसके अलावा इसका और कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोन्स को रिडेम्प्ट करने के लिए ही यूज कर सकते हैं. इट ऑल्सो इंश्योर्स द गुड फिस्कल गवर्नेंस इन द स्टेट्स एज वेल. So let's move on to our next news, that is regarding Article 370 of the Indian Constitution. Why it was in news? August marks 1 year since the abrogation of Article 370 and 35A and the administrative reorganization of Jammu and Kashmir. तो एक साल हो गया है, अगस्त 2019 में this was passed. So what is Article 370 and Article 35A? Let us see. Article 370 has temporary provisions. तो Article 370 की temporary provisions है with respect to the state of Jammu and Kashmir, which gave special powers to the state, allowing it to have its own constitution. तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ये आर्टिकल 370 में है. इट वॉज टेम्पररी प्रोविजन, ठीक है, टेम्पररी. आर्टिकल 370 except for defense, foreign affairs and finance as well as communications, parliament needs the state government's concurrence for applying all the other laws. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन के अलावा पार्लियामेंट कोई भी स्टेट मतलब कोई भी लॉ लेके आती है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कंप्लाइंस की ज़रूरत है. आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेम्ड आउट ऑफ आर्टिकल 370 गेव पावर्स टू द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कि वो परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है उनको बता सके, उनके स्पेशल राइट्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है. तो 370 के अंडर ही आर्टिकल 35A का प्रोविजन था. व्हाट वाज द बैकग्राउंड? So in 1948, Indian government signed a treaty of accession with the ruler of Kashmir to provide Kashmir protection from Pakistan aggression. 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया था कश्मीर के साथ कि वो कश्मीर को प्रोटेक्शन देंगे पाकिस्तान के एग्रेशन से. पोस्ट साइनिंग द ट्रीटी ऑफ द एक्सेशन, आर्टिकल 370 वाज इंसर्टेड इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ट्रीटी के बाद 371 में आर्टिकल 370 में 21 पार्ट जो है उसको इंसर्ट किया गया. दैट प्रोक्लेम्ड इट टू बी टेम्पररी, ट्रांजिशनल and special provision and provided for a special status to Jammu and Kashmir. तो ये टेम्पररी, ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता है.
As per the article, the center needed the state government's concurrence up to apply laws. ये तो हमने देख लिया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन को छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी लॉ लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है. ऑल्सो द स्टेट्स रेजिडेंट्स लिव्ड अंडर सेपरेट सेट ऑफ लॉज. जो स्टेट के रेजिडेंट थे उनके अलग लॉज थे, जैसे कि सिटीजनशिप राइट्स अलग थे, प्रॉपर्टी राइट्स अलग थे, पीनल कोड अलग था, फंडामेंटल राइट्स अलग थे एज कम्पेयर टू द इंडियन सिटीजन्स. मतलब बाकी सारे इंडियन सिटीजन्स के राइट्स अलग थे और इनके अलग थे. इन अगस्त 2019 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया promulgated द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 which stated कि जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं they were applicable in the state as well, और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है. दिस इफेक्टिवली meant that all the provisions that formed on the basis of separate constitution for Jammu and Kashmir अब वो एब्रोगेट हो गया है, मतलब खत्म हो गया है. विद दिस आर्टिकल 35A was also scrapped automatically, क्योंकि 370 का ये वाला प्रोविजन हटा दिया तो 35A is automatically scrapped. Also, the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, it was passed by the Parliament, which reorganized Jammu and Kashmir into 2 union territories. तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में reorganize कर दिया. For one is Jammu and Kashmir division with a legislative assembly, as well as UT of Ladakh without the legislative assembly. So this was all about this news. Now let us see कि ये जो मूव था इसकी implications क्या थे. तो it was complete applicability of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir. कोई separate flag नहीं होगा. Tenure of the Jammu and Kashmir Assembly जो होगी वो 5 साल होगी. पहले 6 साल थी, मतलब 5 years थी, पहले 6 years थी, 5 year होगी नॉर्मल जैसे कि पूरे इंडिया में होते हैं. दिस रणबीर पीनल कोड जो कि सेपरेट पीनल कोड था अब वो IPC से रिप्लेस हो गया. आर्टिकल 356 अंडर विच जो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन एनी स्टेट विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल. तो अभी जम्मू एंड कश्मीर पूरी स्टेट को तोड़ के 2 यूटी कर दिया है. यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी है, एंड यूटी ऑफ लद्दाख जैसे कि बाकी सारी यूटीज हैं, चंडीगढ़, दमन एज वेल. द सेंट्रल कोटा लॉज इन स्कूल कॉलेज एडमिशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स अब वो यहाँ पे अप्लाई होगा. पीपल बाकी सारे स्टेट से यहाँ पर प्रॉपर्टी और रेजिडेंसी के लिए आ सकते हैं. RTI यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन विच डिनाइड, जिन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स नेटिव वुमेन को मना किए थे. मतलब ऐसे होता था पहले कि अगर कोई नेटिव वुमेन किसी भी स्टेट्स के बाहर शादी कर लेती है किसी से भी, तो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स उसे छिन जाते थे. अब ये वाला प्रोविजन हटा दिया गया है. नाउ लेट अस सी कि ये हुआ कैसे. सी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड द आर्टिकल 367. दिस अलाउड द एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ था अंडर आर्टिकल 373 टू मीन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. तो आर्टिकल 373 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा गया था, उसको हटाकर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया. और उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल था तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली फिर प्रेसिडेंट हो गई और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया. एंड इन इफेक्ट आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड आर्टिकल 367 टू अमेंड. It was Article 367 was used to amend the Article 373 itself, and it allowed to repeal Article 370. It made some changes in the Article 370, जैसे कि 35A also scrapped away. Also some related developments. Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act of 1989. Ministry of Home Affairs amended this act to facilitate the setting up of district development councils. अब वहाँ पर बनेंगी as a new governance unit in Jammu and Kashmir and incorporate provisions of the 73rd Amendment. Also नया स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स विल रिप्लेस द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स. तो जो पहले ये वाले बोर्ड्स थे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स दैट वर हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर विद MPs, MLAs, MLCs as members, and MLCs members of legislative councils, MLAs members of legislative assembly, MPs as members of parliament, and the district deputy commissioner as its member secretary. Now नया स्ट्रक्चर जो होगा उसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं दे विल हैव द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हर डिस्ट्रिक्ट से, जिनको चेयरमैन हेड करेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और इनका टेन्योर होगा 5 साल. दीज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स विल हैव द जुरिस्डिक्शन पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, एक्सक्लूडिंग द एरिया जो म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर हैं, उनके अलावा बाकी सारे एरिया को ये सुपरवाइज करेंगे, जुरिस्डिक्शन होगा इनका. इनके फंक्शंस क्या हैं, DDC will prepare and approve district plans and capital expenditure, 5 standing committees, 1 finance, 1 development, for 1 public works, health and education. Welfare will not be considered in every DDC. They will oversee the function of Halk Panchayats and Block Development Council, which were set up in under the 1989 Act. Scope और function क्या है, These have been amplified by the addition of planning process being handed over directly to the elected representatives. इसका काम देखेंगे. And they were at the center of planning and development.
सेंटर अमेंड द लैंड लॉज ऑल्सो. लैंड लॉ कौन से अमेंड किए हैं? गवर्नमेंट omitted the permanent resident of the state from section 17 of Jammu and Kashmir Development Act, which deals with disposal of land in UT. Before Article 317(35)(a) was they were repealed in August, non-residents could not buy any immovable property in Jammu and Kashmir. Under the new laws, government can also transfer the land in favor of a person or institution for the promotion of healthcare or any educational institution. Amendments, however, do not allow the transfer of agricultural land to the non-agricultural. तो एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चरल में नहीं जा सकता. एजुकेशन और हेल्थ केयर के गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर दी लैंड. लोकसभा पास दी जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल्स ऑल्सो in 2020. The bill seeks to include Kashmiri, Dogri, Hindi as the official languages in the newly created UT of Jammu and Kashmir. So Kashmiri, Dogri and Hindi. Earlier only English and Urdu were the official languages in the former state. तो अभी यहाँ पर कश्मीरी, डोगरी and हिंदी को भी ऐड कर दिया गया है. So part 17, that is Article 343 to 351 of the Constitution, deals with the official languages, which we have studied in the second video. Article 343 states that the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script, और उसके अलावा इंग्लिश भी 15 साल के लिए था, बट उसके बाद से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. Now let us move on to our next state, that is Interstate Council. Recently, Interstate Council has been reconstituted. Now let us see what is Interstate Council. How to set up? It was recommended by Sarkaria Commission. It was set up by presidential order in 1990. Under Article 263, it provides its constitutional backing. तो ये सरकारिया कमीशन ने कहा था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सेटअप किया गया था और आर्टिकल 263 से इसको इसकी बैकिंग मिलती है. What are the features? It is a recommendatory body on center state and interstate disputes. तो सेंटर स्टेट या फिर स्टेट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए इट इज़ अ recommendatory body. It promote the coordination on such disputes. उनके ऊपर बताती है. इट इज़ नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. कॉम्पोजिशन क्या है? चेयरमैन होंगे पीएम, सारे स्टेट्स और यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके सीएम होंगे, एज वेल एज जितने भी यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, दैट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स. 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर. तो होम मिनिस्टर पक्का होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे. इसके अलावा और भी 5 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे. स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल होंगी जिसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होंगे, 5 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 CMs विल बी इंक्लूडेड हियर. अमेंडमेंट हुआ है 1919 ऑर्डर में. गवर्नर कैन अटेंड इन केस स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल. तो यहाँ पे बोला है कि गवर्नर जो है अगर स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर है तो गवर्नर कैन अटेंड दिस. नॉमिनेशन बाय द चेयरमैन ऑफ परमानेंट इनवाइटीज फ्रॉम अमंग इट्स यूनियन मिनिस्टर्स. तो चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर. तो नॉमिनेशन विल बी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ परमानेंट इनवाइटीज फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर से. What is the related news here? Maharashtra Karnataka border dispute. The dispute is over 7,000 square kilometer area along the Maharashtra's border with Karnataka in the districts of Belagavi, Uttara Kannada, Bidar and Gulbarg, etc. Mechanism to resolve the dispute between the states. Article 3 empowers the parliament to form a new state, alter the areas, boundaries and name of the existing states. Article 131 confers upon Supreme Court exclusive jurisdiction to deal with the center state or interstate disputes. Exclusive jurisdiction है ये Supreme Court के पास under Article 131. Also in 2004 Maharashtra government moved the Supreme Court under this dispute. Article 263 enters the president to create a interstate council जो कि advice देंगे interstate disputes के resolution के regarding. Now let us move on to our next news, that is aspirational districts program. Why this was in news? Recently एक assessment report aspirational district program की रिलीज करी गई थी jointly by the Institute of Competitiveness and the Social Progress Imperative. तो 2 इंस्टीट्यूट से मिलके इनको रिपोर्ट पब्लिश करी थी. Now Institute for Competitiveness क्या है? It is an international initiative centered in India dedicated to enlarging and purposeful disseminating of the body of research and knowledge on competition and strategy. It was the knowledge partner of the Niti Aayog in recently released India Innovation Index of 2019. So Institute of Competitiveness क्या है? It is an international initiative जो इंडिया में सेंटर्ड है, जिसका डेडिकेटेड काम ये है कि रिसर्च या फिर कंपटीशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई नॉलेज प्रोवाइड करना. इसका नॉलेज पार्टनर इज नीति आयोग ऑल्सो. द सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव दूसरा जो इंस्टीट्यूट है, इट इज़ अ US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को पब्लिश करता है, जिसमें ये मेजर करता है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सोशल और इन्वायरमेंटल नीड्स सिटीजन्स की पूरी कर रही हैं और नहीं कर पा रही. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, it was launched by the government of India in January 2018 ताकि
जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के कंट्री के, उनको इम्प्रूव किया जा सके. तो करेंटली द प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 112 of the India's 739 districts, including 35 left-wing extremist affected regions as well. The program is driven by the following ideas that the signal shift in the approach of the government towards policy and governance. So moving beyond economic measures of success, enabling equitable regional development, driving change through cooperative and competitive federalism. Next, the program focus on practical and measurable social progress outcomes in the 6 main themes. तो कौन कौन सी थीम्स में देखा जाएगा जहाँ पर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी सिटीजन्स की और उनकी लाइफ की क्वालिटी इम्पैक्ट होगी. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 30%, एजुकेशन 30%, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन 5%, स्किल डेवलपमेंट 5% एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 10%. So these are the 6 main factors or themes on which it will directly impact the quality of life and economic productivity of the citizens. इनको 49 indicators में तोड़ा हुआ है. Program is based on 3 core principles, that is 3 C's: convergence, collaboration and competition. Convergence स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनिशिएटिव हैं. कोलैबोरेशन सिटीजन्स और फंक्शनरी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की हैं डिस्ट्रिक्ट टीम्स को मिलाकर. एंड कॉम्पिटिशन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में होगा. स्ट्रक्चर का बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है. सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग इज एंकरिंग द प्रोग्राम and individual ministries have assumed the responsibility to drive the progress of the districts. State governments जो है ये main drivers है of the change. Each state has formed a committee जो उनके चीफ सेक्रेटरीज के अंडर, ताकि वो ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सके और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सके. फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अ सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर of the rank of the additional secretary or the joint secretary has been appointed to provide feedback and recommendations which are based on the local level findings. तो local level findings के basis पे उन्हें recommendations और feedback provide करने हैं. Under the program नीति आयोग releases the delta ranking. तो इस प्रोग्राम के अंदर नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग को रिलीज करता है, दैट रैंक्स द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द मंथली इम्प्रूवमेंट achieved in the 6 focus areas through the Champions of Change dashboard, जो कि एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है. So this was all about this news. Thank you friends for watching this lesson. Please like and share the video and subscribe to the channel as well, and we'll meet in the next one.